नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल और आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का जो इतिहास था उसमें हमने डच, पुर्तगाल, अंग्रेज इन तीनों कंपनियों की चर्चा कर ली है। इसके बाद की जो कंपनी आई उन कंपनियों में हम देखते हैं कि डेनिश कंपनी इसके बाद आएगी और फिर फ्रांसीसी कंपनी जो है यहाँ पर आएगी और उसके बाद एक छोटी कंपनी का नाम हमको सुनाई देता है जिसे हम स्वीडिश कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, तो हमको इन्हीं कंपनी के बारे में चर्चा करनी है। हालांकि दो महत्वपूर्ण कंपनी यहाँ पर है, एक जिसका नाम डेनिश कंपनी है और दूसरा जिसे हम फ्रांसीसी कंपनी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डेनिश कंपनी के बारे में हमें कुछ चीजें ही याद रखनी है और जो कि फैक्चुअल चीजों में के रूप में उसको पूछा जाता है। और दूसरी चीज जो है वो है फ्रांसीसी कंपनी। और फ्रांसीसी कंपनी के संबंध में हमको पढ़ना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी वह कंपनी है जिससे आगे चलकर अंग्रेजी कंपनी के साथ क्या होगी, झड़प होगी और यही कर्नाटक युद्ध के नाम से हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेनिश कंपनी की। तो डेनिश कंपनी के बाद में हमको याद रखना है कि यह कंपनी जो है वो 1616 में भारत में आती है। ठीक, और इस कंपनी का जो नाम होता है वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। और जैसे हमने बाकी कंपनियों में पढ़ा था कि उन्होंने फैक्ट्रियां कहां कहां लगाई थी, तो इसके संबंध में ये मिलता है कि इन्होंने सबसे पहले 1620 में ट्रैंकोबार में क्या बनाई, अपनी पहली फैक्ट्री जो है लगाई थी। इसके बाद 1676 में इन्होंने सेमरापुर बंगाल में है, यहां पर इन्होंने अपनी क्या लगाई, दूसरी फैक्ट्री लगाई। और बाद में इन्होंने 1745 तक, मतलब 1745 के आते आते कंपनी की स्थिति क्या हो गई, कमजोर पड़ने लगी। और इसी टाइम में 1745 के आसपास ही हमको क्या है, इनको थोड़ी सी क्या होने लगी, मतलब व्यवसाय करने में दिक्कत आने लगी, कमजोर होने लगी कंपनी, व्यापार करने में दिक्कत की वजह से इन्होंने 1745 में क्या किया कि अपनी कंपनी जो है वो ब्रिटिशों को बेच दी और ब्रिटिशों को अपनी कंपनी बेच करके ये यहां से वापस लौट गए। और इस तरह से डेनिश कंपनी जो थी उसका भारत में जो विस्तार था वो 1745 में ही खत्म हो गया। तो इस प्रकार 1745 के आते आते हमारे पास यदि हम देखेंगे तो पुर्तगाली कंपनी जो थी उनसे उतना ज्यादा अब कंपटीशन रहा नहीं, क्योंकि ये पुर्तगाली जो है वो लगभग गोवा वाले एरिया में सीमित होते जा रहे थे। दूसरी कंपनी जो थी डच कंपनी, ये आगे चलकर अंग्रेजों से 1759 में बेदारा का युद्ध करेंगी, वहां ये पराजित हो जाएंगी। और इसके बाद आते हैं हमारे पास फ्रांसीसी कंपनी। ये कंपनी जो होगी वो अपने आप में एक बड़ी कंपनी थी और ये कंपनी ही अंग्रेजों के लिए मेन क्या होगी, एक कंपटीशन को लेकर के आएगी। और इसी वजह से इस कंपनी पर अपना अधिकार करना या इस कंपनी से अपनी बात मनवाना अंग्रेजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो यही सेगमेंट हमको अब आगे पढ़ना है कि हालांकि मतलब फ्रांसीसी से कैसे युद्ध हुआ, कैसे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से उनके अधिकारों को छीना और कैसे वो भारत में एक मात्र व्यावसायिक कंपनी के तौर पर यहाँ रही। और उनका जो विकास है वो हम देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद वो कंपनी व्यवसाय के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी क्या करने लगती है, आगे बढ़ने लगती है। और राजनीति के क्षेत्र में जब वो आती है
तो हम देखते हैं कि वह 1947 तक भारत पे क्या करेगी, राज करेगी। तो चलिए इसी के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। फ्रांसीसी कंपनी ये भी यूरोप की ही कंपनी थी, जो भारत में भी ये व्यापार करने के उद्देश्य से या व्यापारिक उद्देश्यों से ही आई थी। हालांकि ये 17वीं शताब्दी तक भारत की ओर की बजाय या अन्य क्षेत्रों पर क्या थे, केंद्रित थे, या अन्य क्षेत्रों में इनका जो था वो सारी चीजें चल रही थी। इस वजह से उनका जो ध्यान है वो पूर्वी देशों की ओर सबसे बाद में, या यूं कहें कि स्वीडिश कंपनी के पहले केंद्रित हुआ, और यही कंपनी फिर बाद में कहाँ आई, भारत में हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो फ्रांसीसी कंपनी जब आई तो फ्रांस में उस समय जो था लुई 14 या 14वें का शासन था, और इस लुई 14वें का जब शासन था तो यहाँ के जो मंत्री थे, और मंत्री का नाम था कालबर्ट। इस कालबर्ट ने ही मंत्री को, मतलब ये मंत्री जो कालबर्ट था उसने ही राजा को या शासक जो था उनको यह सलाह दी कि क्यों ना हम भी पूर्वी देशों जहां पर भारत है वहां पर जाकर के अब क्या करें, व्यापार को आगे बढ़ाएं। और इसी वजह से 1664 में ये कंपनी जो है वो स्टेब्लिश की जाती है, और इस कंपनी का नाम रखा जाता है द कंपनी देस ओरिएंटलिस। ये कंपनी का नाम होता है, और इस कंपनी को अब भारत में व्यापार करने के लिए या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से कहाँ भेजा जाता है, पूर्व के देशों में। तो इसी कंपनी को कहा जाता है द कंपनी देस ओरिएंटलिस, और यही जो है इसी को हम कहते हैं फ्रांसीसी कंपनी। तो फ्रांसीसी कंपनी कहने का मतलब है कि वह कंपनी जो वहां के मंत्री कालबर्ट के द्वारा बनाई गई थी, या उन्हीं के अनुशंसा पर वहां के शासक के द्वारा जो कंपनी बनी, उसे ही हम क्या कहते हैं, द कंपनी या फ्रांसीसी कंपनी कहते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे अंग्रेज जो थे, ये जो कंपनी आई ये पूर्णतः क्या थी, निजी कंपनी थी। इसके पहले हमने बात की थी कि डच कंपनी जो थी वो एक संयुक्त कंपनी थी, जिसमें, या इसी को बोल सकते हैं सहकारी कंपनी थी, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी थी। लेकिन जब फ्रांसीसी कंपनी की बात आती है तो याद रखिए यहाँ पर यह राजा के द्वारा बनाई जा रही है, और इसी वजह से फ्रांसीसी कंपनी को हम कहते हैं कि यह पूर्णतः सहकारी, सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंटल कंपनी। इस वजह से हम कहते हैं कि यदि पूछा जाए कि ऐसी कौन सी व्यापारिक कंपनी है जो पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, तो सरकारी कंपनी में नाम आएगा फ्रांसीसी कंपनी का। अब ये हुआ कि जब 1664 में कंपनी बन गई, और 1664 में बनने के बाद ये इस कंपनी को अब व्यापार के लिए भारत की ओर भेजा जाना था, तो सन 1667 में, यहाँ पे बात करेंगे हम, 1667 में क्या हुआ, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में क्या किया गया कि इसका नेतृत्व प्रदान करके एक मंडल या ये व्यापारिक दल जो है वो भारत में भेजा गया। भारत में ये कंपनी आ गई, मतलब 1667 में से फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक व्यापारिक कंपनी कहाँ आई, भारत में आई। और जब ये भारत में ये कंपनी आई तो उसके बाद, मतलब जब ये कंपनी आई उस समय यहाँ पर जो था वो औरंगजेब का शासन था। शासनकाल किसका चल रहा है, औरंगजेब का। और
कंपनी किसके नेतृत्व में आई? फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में आई। तो फ्रांसिस कैरो जब भारत आया तो उसने देखा कि सूरत का जो क्षेत्र है, उस सूरत वाला क्षेत्र बहुत ही व्यापारिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक या वहां की जो बाजार है वो बहुत ही समृद्ध है, और इसी वजह से इन्होंने 1668 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो थी वो सूरत में स्टैब्लिश की। तो 1668 में इन्होंने क्या किया? अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां लगा दी? सूरत में लगा दी। अब इन्होंने देखा कि सूरत में, अब हम यदि बात करें 1668 के टाइम पे, तो यहाँ पर यदि हम भारत का एक मैप बना लें और देखें कि सूरत में अभी 1668 के दशक में यहाँ पर एक तो डच भी है, ठीक है, पुर्तगाली भी है, अंग्रेज भी यहाँ स्थित है अभी, और इसके बाद जो कंपनी आई वो थी फ्रांसीसी कंपनी। मतलब अब यहाँ पर कौन सी कंपनी आ रही है? फ्रांसीसी कंपनी। तो समझिएगा, ये इन्होंने अपनी दुकान पहले से खोल रखी है। कहां पे? सूरत में। अब यहाँ पर आ गई है फ्रांसीसी कंपनी। तो फ्रांसीसी कंपनी को अब जो है इन लोगों की तुलना में यहाँ पर इनका जो व्यापारिक उद्देश्य है या व्यापारिक जो लाभ है वो क्या नहीं हो पा रहा था? फुलफिल नहीं हो पा रहा था, या उनको अधिक से अधिक व्यापारिक लाभ नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने अपनी एक दूसरी दृष्टि इस छोर से निकल करके पूर्वी तट पर ठीक दिखाई, और पूर्वी तट पर इन्होंने 1669 यहां पर, तो 1659 के बाद 1669 यहां पर इन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी अपनी मसूलीपत्तनम में लगाई। अब जब इन्होंने मसूलीपत्तनम में लगाई तो मसूलीपत्तनम में भी वही कंडीशन है, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज। डच जहां पे मसूलीपत्तनम के ठीक ऊपर पुलिकट, जहां उन्होंने गोल्ड्रिया फोर्ट बनाया था, ठीक, वहीं पर अंग्रेज भी हैं मद्रास में, और वहां पर डच भी, डच के अलावा पुर्तगाली भी वहां पर क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। तो इनको जो है वहां पर भी पर्याप्त स्थिति अब नहीं मिल रही है। तो इन्होंने क्या किया कि जब दोनों जगह पर इनको व्यापार की सुविधा नहीं मिल रही थी, तो अब इनके पास ये ऑप्शन था। एक तो ये चीज कह सकते हैं कि वहां पर डच, पुर्तगाली और अंग्रेज जब है तीनों, तो उनको व्यापारिक अगर लाभ नहीं हो रहा है, उनके पास ऑप्शन एक बचता है कि अब वो समझौता ना करके क्या करें? संघर्ष करें। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो फ्रांसीसी कंपनी है, यहीं पर एक मद्रास के आसपास का जो एरिया है, मद्रास, यही एक जगह है सेंट थॉमे। इस सेंट थॉमे में जो होता है कि इनके द्वारा क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है, और इस सेंट थॉमे को एडमिरल डे नाम याद रखेंगे, एडमिरल डे, जो कि फ्रांसीसी थे, इनके द्वारा सेंट थॉमे में क्या कर लिया जाता है? अब अपना अधिकार जमा लिया जाता है, या उस सेंट थॉमे को ये क्या कर देते हैं? जीत लेते हैं। ठीक, कि यहां पर यदि हम भारत का मैप बनाकर देखें तो यहां पर सूरत में किसका शासन हो गया है? यहाँ पर भी फ्रांसीसी आ गए हैं। इसके अलावा यहाँ मसूलीपत्तनम में भी क्या हो गया है? मसूलीपत्तनम में भी फ्रांसीसी आ गए हैं। और मसूलीपत्तनम के अलावा यहाँ पर एक स्थान है जिसको बोलते हैं सेंट थॉमे। इस सेंट थॉमे में भी 1672 तक क्या हो गए हैं? फ्रांसीसी अपना कब्जा जमा चुके हैं। लेकिन इसी दौरान याद रखेंगे, फ्रांसीसी अपना कब्जा जमाते हैं किससे? फ्रांसीसी जो अधिकारी होता है एडमिरल डे, ये यहाँ के जो गोलकुंडा के शासक होते हैं, गोलकुंडा शासक,
इस गोलकुंडा के शासक से क्या कर लेते हैं, इसे सेंट थॉमे को छीन लेते हैं। ये तो एक कंडीशन होगी। इसके बाद याद रखेंगे कि 1673 में क्या होता है कि जो इसके बाद एक भेजा जाता है फ्रैंको मार्टिन को, जो फ्रांसीसी कंपनी के थे, फ्रैंको मार्टिन। ये फ्रैंको मार्टिन जब भारत आते हैं तो इनके द्वारा वलीकोंडापुरम शासक, वलीकोंडापुरम के सूबेदार या शासक बोल सकते हैं, जो कि थे शाइस्ता खां, सॉरी ये थे शेर खां लोधी। इन शेर खां लोधी से ये जो होते हैं, ये कुछ गांव प्राप्त करते हैं, कुछ गांव प्राप्त कर लेते हैं। कब? 1673 में। और इन्हीं कुछ गांवों को मिला करके ये कौन सा नगर बसाते हैं? पौंडीचेरी। वर्तमान में क्या कहते हैं? पुडुचेरी कहते हैं। वो ये नगर बसाते हैं। याद रखेंगे ये वलीकोंडापुरम जो है वो हैदराबाद के आसपास का क्षेत्र है या हैदराबाद में ही है। और इस पौंडीचेरी शहर में ये बना करके क्या बना देते हैं? फोर्ट लुई या लुई फोर्ट बना देते हैं। एक किला बना देते हैं, फोर्ट लुई। अब ये फोर्ट लुई किला क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मसूलीपत्रम में है, ठीक है, 1673 है। और यहाँ पर कहाँ पे? पौंडीचेरी। तो यहाँ आसपास में देखेंगे कि डच भी व्यापार कर रहे हैं, पुर्तगाली भी व्यापार कर रहे हैं, ठीक, और इसके अलावा अंग्रेज भी व्यापार कर रहे हैं। तो इन सब से इन्होंने किलाबंदी किया हुआ है। तो ये भी क्या करते हैं? पौंडीचेरी में किला बनाते हैं और उसका नाम दे देते हैं फोर्ट लुई किला। अब समझिएगा, ये फोर्ट लुई किला बन गया, ठीक। 1672 में सेंट थॉमे एडमिरल डे ने क्या कर लिया? गोलकुंडा के शासक से छीन लिया। तो अब क्या होगा कि जो गोलकुंडा के शासक हैं ये मिल जाएंगे डचों से। तो गोलकुंडा शासक जो है ये डच के साथ मिल जाएंगे और डचों के साथ मिलकर के इन्होंने 1693 में क्या कर लेंगे? पौंडीचेरी पर अधिकार जमा लेंगे। पौंडीचेरी पर अधिकार जमा लेंगे और वहां से फ्रांसीसी कंपनी को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। ये सिनेरियो समझ में आ गया होगा, ठीक। तो पहले क्या हुआ? 1672 में फ्रांसीसियों ने सेंट थॉमे को छीना, किससे? गोलकुंडा के शासक से। 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने क्या बसाया? हैदराबाद के कुछ गांवों को लेकर पांडिचेरी। और इसी पांडिचेरी और गोलकुंडा के शासक से जो छीना हुआ सेंट थॉमे था, इस पर गोलकुंडा शासक नाराज थे। ये गोलकुंडा शासक गए डचों के पास। डचों ने 1693 में मिलकर के दोनों ने पांडिचेरी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और सेंट थॉमे से उनको भगा दिया। अब हुआ यही कि जब ये सारी चीजें हुई तो बाद में फिर से 1698 में एक रिजविक की संधि हुई, रिजविक की संधि। और इस रिजविक की संधि के तहत फिर से डचों ने अपना पौंडीचेरी जो था वो किनको दे दिया? फ्रांसीसी को दे दिया। मतलब पांडिचेरी बसाई किसने? फ्रांसीसियों ने बसाई। इसको छीना किसने? डच और गोलकुंडा के शासक ने मिलकर। और 1698 में फिर से रिजविक की संधि के तहत किसको मिल गई? ये फ्रांसीसी कंपनी को मिल गई। यहाँ पे याद रखेंगे कि रिजविक की जो संधि हुई थी वो हुई थी डच और फ्रांसीसी के मध्य हुई थी, ठीक। इसी समय में आप समझिएगा कि 1673 में ही अंग्रेज मतलब फ्रांसीसियों ने एक और क्षेत्र जिसका नाम है बंगाल, और इस बंगाल के क्षेत्र में ही इन्होंने क्या बसाया था? इस 1673 में ही एक अन्य क्षेत्र बंगाल, और बंगाल में शाइस्ता खां से क्या लिया? कुछ क्षेत्र यहाँ पर लिए और यहाँ पर एक किले का नाम
निर्माण किया, जिसे कहते हैं फोर्ट ओरिएंटिस नाम से, फोर्ट ओरिएंटिस इस नाम से बंगाल में एक क्या बना दिया, फ्रांसीसियों ने किला बना दिया। तो यहां पर बन गया फोर्ट लुई बनाया है यहाँ पर हैदराबाद मतलब पौंडीचेरी में। फोर्ट ओरिएंटलिस ये कहां पर बनाया, बंगाल में बनाया। इसके बाद यदि हम बात करें तो पौंडीचेरी के अलावा यहाँ पर माहे पर भी फ्रांसीसी बाद में अधिकार करेंगे। यहाँ कराईकल पर फ्रांसीसी क्या करेंगे, अधिकार करेंगे। तो यहाँ पर माहे की यदि बात की जाए तो माहे पर 1725, कराईकल जो है वो 1739 में जाएगा। और इसके अलावा यदि हम देखें तो ये सूरत में भी आ गए हैं, यहाँ पर फ्रांसीसी मुसलिपत्र में बसे हुए हैं, पौंडीचेरी यहाँ पर और यहाँ पर बंगाल। तो कुल मिलाकर वही क्षेत्र हो गए जहां पर अधिकतर जो है शासन कौन कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं, या अंग्रेज जो है व्यापार कर रहे हैं। तो अब ये होती है कि अब कंपटीशन जो है, मतलब अब जो व्यापार का कंपटीशन है, व्यापार में क्या चल रही है, अब कंपटीशन चल रहा है। तो व्यापार में जब कंपटीशन चल रहा है तो अब इनकी जो कंपटीशन होता है वो व्यापार से आगे जाकर के ये युद्ध में तब्दील हो जाता है। आगे देखेंगे हम इसको, और इन्हीं 3 युद्धों को हम आगे के वीडियो में कर्नाटक युद्ध के रूप में देखेंगे। और इस कर्नाटक युद्ध से हम देखेंगे कि यहाँ फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व भारत में अंग्रेज क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के हमको जरूर बताइएगा, और यदि कोई डाउट है तो भी हमें जाकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जितने ज्यादा से लोगों तक आपकी पहुंच हो पाएगी वहां तक शेयर जरूर करिए, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।